हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसमें हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन पैथोलॉजी का सेशन अपना कंटिन्यू करने वाले हैं। हम जो है वो फर्स्ट एड बुक से हम रेफरेंस ले रहे हैं, तो आप जो है वो साथ साथ पढ़ सकते हैं। हमने पिछले सारे पैथोलॉजी के सेक्शंस कवर कर लिए हैं, बस हमारे आखिरी के कुछ टॉपिक्स रहते हैं जैसे कि न्यूरोब्लास्टोमा, मैन सिंड्रोम, फियोक्रोमोसाइटोमा ईटीसी। तो इस वाले सेक्शन में हम सारे ट्यूमर्स को कवर करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास ट्यूमर आता है एंडोक्राइन पैथोलॉजी में, इट इज़ न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा इज मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल मेडुला इन चिल्ड्रन। हमारे पास चिल्ड्रन में 3 ट्यूमर्स कॉमन होते हैं। एक ल्यूकीमिया कॉमन होता है, उसके बाद ब्रेन ट्यूमर कॉमन होता है, एंड द थर्ड वन इज द न्यूरोब्लास्टोमा, डेट इज द थर्ड मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला इन चिल्ड्रन। ये हमारे पास ज़्यादातर 4 साल से कम की एज में पाया जाता है। न्यूरोब्लास्टोमा, जैसे कि हमें पता है कि एड्रिनल मेडुला जो है इट इज़ derived from neural crest cells। तो इट इज़ बेसिकली अ ट्यूमर ऑफ द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। और ये हमारे पास जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो न्यूरल क्रेस्ट सेल हमारे पास बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिपॉजिट हो जाते हैं along the sympathetic chain। तो दिस ट्यूमर कैन अराइज anywhere along the sympathetic chain, but adrenal medulla is the most common location। इसकी जो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है एंड एड्रिनल मेडुला इज प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, तो हमारे पास एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी और हमें एक फर्म इरेगुलर मास मिलेगा डेट क्रॉसेस द मिड लाइन। ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट करता है न्यूरोब्लास्टोमा को विल्म्स ट्यूमर से। विल्म्स ट्यूमर इज बेसिकली आल्सो कंजेनाइटल ट्यूमर ऑफ चिल्ड्रन, जो कि हमारे पास स्मूथ होता है और वो यूनिलेटरल होता है, मतलब कि वो हमारे पास जो है मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता। तो न्यूरोब्लास्टोमा क्रॉसेस द मिडलाइन एंड विल्म्स ट्यूमर डज नॉट क्रॉस द मिडलाइन। अच्छा, न्यूरोब्लास्टोमा में वी आर लेस लाइकली टू डेवलप हाइपरटेंशन, लेकिन इसके बरक्स जो फियोक्रोमोसाइटोमा होता है विच इज़ अ ट्यूमर ऑफ द एडल्ट बॉडी, मतलब कि हमारे पास एडल्ट्स में जो कॉमन ट्यूमर होता है इट इज़ फियोक्रोमोसाइटोमा, उसमें वी हैव हाइपरटेंसिव क्राइसिस। बट न्यूरोब्लास्टोमा में वी डू नॉट हैव हाइपरटेंसिव क्राइसिस। सो यू कैन रिमेंबर दैट न्यूरोब्लास्टोमा इज नॉर्मोटेंसिव, इसमें कोई भी हाइपरटेंशन नहीं होती। इसके अलावा न्यूरोब्लास्टोमा के साथ एक और सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है जिसको हम ओपस क्लोनस मायोक्लोनस सिंड्रोम भी बोलते हैं। इट इज़ बेसिकली अ ट्यूमर डेट इज़ ड्यू टू रिदमिक आई मूवमेंट। इसमें ये होता है कि हमारी जो आई होती है वो कंटिन्यूस ऑसिलेटरी निस्टिग्मस की स्टेज में होती है। इसके अलावा कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जैसे कि एटेक्सिया हो सकता है एंड जेट लाइक मूवमेंट हो सकते हैं। इट इज़ बेसिकली अ पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। सो व्हाट डू यू मीन बाय पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम इज बेसिकली हमारे पास कोई भी ट्यूमर अगर ऐसी एंटीबॉडीज़ को सिक्रेट करे जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स को जाके इन्वॉल्व करे। फॉर एग्जांपल न्यूरोब्लास्टोमा कुछ ऐसी एंटीबॉडीज सीक्रेट करेगा जो कि हमारे पास जाके आइज़ को भी अफेक्ट करेंगी, हमारे पास जाके ब्रेन को भी अफेक्ट करेंगी, हमारे पास जाके डिफरेंट पाथवेज को अफेक्ट करेंगी। तो उसकी वजह से डिफरेंट सिम्टम्स आने लग जाएंगे। आइज़ में नेस्टिग्मस होगा, ब्रेन में अटेक्सिया होगा एंड डिफरेंट पाथवेज इन्वॉल्व होंगे, तो मायोक्लोनस एपिक क्लोनस वाले जर्क टाइप मूवमेंट्स होंगे। So what do you need to remember so far is that neuroblastoma is the third most common tumor, and it is the most common tumor of adrenal medulla in children with usually less than 4 years of old। ये हमारे पास bilateral होता है, मतलब कि it crosses the midline, it is normotensive and it is associated with opus clonus myoclonus syndrome। So how do we diagnose neuroblastoma? न्यूरोब्लास्टोमा सबसे पहले क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, उसके बाद हम आते हैं लैब्स पे। तो लैब्स पे हमें जो है वो वेलिनाइल मंडेलिक एसिड और होमोबेलिनिक एसिड, ये दोनों हमारे पास जो हैं बड़े हुए होंगे। वट आर दीज आर बेसिकली कैटेकोलामिन मेटाबोलाइट्स। तो हम जब भी हमारा यूरिन सैंपल का टेस्ट होगा उसमें HVA एंड VMA डेट इज़ वेलिनाइल मंडेलिक एसिड, ये हमारे पास बड़े हुए आते हैं। उसके अलावा हिस्टोलॉजी, मतलब कि बायोप्सी फाइंडिंग्स क्या होंगी, तो बायोप्सी में हमें मिलेंगे होमोराइट्रोजिट्स। होमोराइट्रोजिट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूरोब्लास्टोमा। उसके अलावा वी अगर हम इसकी जेनेटिक एसोसिएशन देखें तो इट इज़ जेनेटिकली एसोसिएटेड विथ एम्पलीफिकेशन ऑफ द एन माइक ऑन्कोजीन। सो हाउ डू यू रिमेंबर दिस एन माइक ऑन्कोजीन? सो एन से न्यूरोब्लास्टोमा, एन से एन माइक ऑन्कोजीन। उसके अलावा एन से न्यूरोब्लास्टोमा एंड एन से वी हैव नॉर्मोटेंशन। सो you just need to remember these few points। It is the most common tumor of adrenal medulla in children, usually less than 4 years of old। abdominal distension होगी हमारे पास, it crosses the midline, the person is normotensive, it is opus clonus myoclonus syndrome। यूरिन में HVA and VMA बढ़ा हुआ होगा, बायोप्सी पे हमें होमोराइट्रोजिट्स मिलेंगी एंड देयर विल बी n-mic amplification on the genetic testing।
Now we move on to the pheochromocytoma. Pheochromocytoma is the most common tumor of adrenal medulla in adults. यहाँ पे याद करने वाली बात इंपॉर्टेंट है कि pheochromocytoma एड्रिनल ग्लैंड का मोस्ट कॉमन ट्यूमर है एडल्ट्स में, जबकि न्यूरोब्लास्टोमा मोस्ट कॉमन ट्यूमर था इन चिल्ड्रन. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द क्रोमेफिन सेल्स. वही क्रोमेफिन सेल्स और न्यूक्लियर क्रेस्ट सेल्स होते हैं जो कि न्यूरोब्लास्टोमा कोज करवाते थे, वही एडल्ट्स में pheochromocytoma करवाते हैं. यहाँ पे देट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द रूल ऑफ 10. व्हाट इज द रूल ऑफ 10 इज डेट 10% ऑफ द ट्यूमर्स आर मैलिग्नेंट, 10% आर बायलैटरल, 10% आर एक्स्ट्रा एड्रिनल, मतलब कि वो किसी और लोकेशन में मौजूद हो सकते हैं, 10% में कैल्सिफिकेशन मिलती है, एंड 10% आल्सो अकर इन किड्स. सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? अच्छा, अगर pheochromocytoma किड्स में हो जाए तो हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट? डिफ्रेंशिएशन जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि न्यूरोब्लास्टोमा से डिफ्रेंशिएशन ऐसे होगी, न्यूरोब्लास्टोमा इज नॉर्मोटेंसिव, मतलब कि उसमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस नहीं आते, लेकिन pheochromocytoma हमारे पास इसमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस आते हैं. तो अगर किसी चिल्ड्रन में हमारे पास एब्डोमिनल ट्यूमर मिलता है एंड वी आर कन्फ्यूज बिटवीन pheochromocytoma और न्यूरोब्लास्टोमा, तो वी विल सी कि उसमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस आते हैं या नहीं आते. अगर उसमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस आते हैं देन इट सजेस्ट pheochromocytoma. अगर उसमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस नहीं आते इट सजेस्ट न्यूरोब्लास्टोमा. तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे? सिम्टम्स होंगे क्योंकि हमारे पास pheochromocytoma सीक्रेट कर रहा होता है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन. तो हमारे पास जो है एपिनेफ्रिन, जैसे कि हमें पता है कि एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हार्मोन है, न्यूरो हार्मोन है जो कि हमारे पास हाइपरटेंशन करवाता है. तो द पीपल विल हैव एपिसोडिक हाइपरटेंशन. उसके अलावा हेडेक हो सकते हैं, पर्सपिरेशन मतलब कि पसीने ज़्यादा होना, पेल्पिटेशंस, पेलार, मतलब कि वही सारे सिम्टम्स जो हमारे पास एड्रिनर्जिक सिम्टम्स होते हैं वो हमारे पास कॉमन होते हैं pheochromocytoma में. So you can remember the rule of P's here, that is the pressure, that is increased PP, your pain, that is headache, perspiration, that is increased sweating, palpitations, that is increased heartbeat and pallor. कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि pheochromocytoma एपो रिलीज करता है. एपो इज बेसिकली एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो कि हमारे पास आरबीसीज की सिंथेसिस को करवाता है. तो अगर हमारे पास ट्यूमर कंटिन्यूस एपो सिक्रेशन करेगा तो ऐसी कंडीशन में पॉलीसाइथीमिया डेवलप हो जाएगा. पॉलीसाइथीमिया इज बेसिकली इंक्रीज्ड इन द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी. And one more important thing to remember here is that the pheochromocytoma causes symptoms in spells. Spells का मतलब कि इसके एपिसोडिक सिम्टम्स आते हैं. हमारे पास कभी स्पाइक आएगा, उसके बाद वी विल हैव अ स्पाइक, उसके बाद वापसी कम हो जाएंगे, देन वी विल स्पाइक, फिर वापसी बेस लाइन पे, फिर स्पाइक, फिर वापसी बेस लाइन पे एंड सो ऑन. इसकी फाइंडिंग्स क्या होंगी? सेम फाइंडिंग्स जो कि हमने पहले पढ़ी थी कि हमारे पास यूरिन में कैटेकोलामिन बड़े हुए होंगे. कैटेकोलामिन से मुताद के होमोवेनिलिक एसिड बढ़ा हुआ होगा, डेट वाज द HVA, एंड वेनाइल मेंडेलिक एसिड बढ़ा हुआ होगा, डेट इज़ द VMA. उसके अलावा अगेन हमारे पास क्रोमोग्रेन से अराइव ट्यूमर है और इसमें भी सैनेप्टोफाइजिन और NSE पॉजिटिव होगा. ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास सर्जिकल रिसेक्शन है, लेकिन सर्जिकल रिसेक्शन से पहले वी नीड टू कंट्रोल द हाइपरटेंसिव क्राइसिस. तो उसकी हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं? उसकी करेक्शन हम वाया ड्रग्स करते हैं. सो अल्फा ब्लोकर्स एंड बीटा ब्लोकर्स आर द वेल नोन ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट द pheochromocytoma बिफोर ऑपरेशन. तो सबसे पहले हम जो है हम अल्फा एंटागोनिस्ट दे के सच एज फेनोक्सीबेंजामीन वो दे के हम हाइपरटेंसिव को कंट्रोल करते हैं. उसके बाद हम बीटा ब्लोकर्स का डोज देते हैं. हम बीटा ब्लोकर्स को अल्फा ब्लोकर्स से पहले नहीं दे सकते. इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू गिव बीटा ब्लोकर्स बिफोर अल्फा ब्लोकर्स इन pheochromocytoma, क्योंकि अगर हमने बीटा ब्लोकर्स दे दिए देन इट विल कोज हाइपरटेंसिव क्राइसिस. मतलब कि हम अगर हमने हार्ट को पहले ब्लॉक कर दिया तो फिर वो रिलीज फिनोमेना के थ्रू जो है वो पैराडॉक्सिकल हाइपरटेंशन करवा देगा. तो इस वजह से पहले वी नीड टू गिव अल्फा एंटागोनिस्ट, उसके बाद हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया, जिसको हम मैन सिंड्रोम भी बोलते हैं. सो मैन सिंड्रोम इज डिवाइडेड इनटू मैन 1 एंड मैन 2. उसके अलावा मैन 2 इज अगेन डिवाइडेड इनटू मैन 2A एंड मैन 2B. सो मैन 1 इज बेसिकली अ सिंड्रोम ऑफ 3 P's. इसमें हमारे पास पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं जिसमें से प्रोलेक्टिनोमा भी हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन ट्यूमर भी हो सकता है. सेकेंड P इज द पेनक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर, जिसमें कि जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन. जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम इज बेसिकली अ HCl सीक्रेटिंग ट्यूमर जो कि हमारे पास बॉडी में इन द GI ट्रैक्ट कहीं भी रिलीज हो सकता है. उसके अलावा इंसुलिनोमास, VIPomas एंड ग्लूकागोनोमास आर द रेयर टाइप्स ऑफ ट्यूमर दैट आर आल्सो एसोसिएटेड विद पेनक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर्स. एंड द लास्ट वन इज द पैराथायरॉइड एडिनोमा. पैराथायरॉइड एडिनोमा हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे पास सीक्रेशन करवा रहा होता है PTH हार्मोन की, डेट कॉजेज अनरेगुलेटेड हाइपरकैल्सीमिया. So the मैन 1 syndrome is basically a combination of 3 P's. You just need to remember the pituitary adenoma, the pancreatic tumor and the parathyroid adenoma. Pancreatic tumor में डिफरेंट किस्म के ट्यूमर आते हैं such as Zollinger-Ellison syndrome, insulinomas, VIPomas and glucagonomas.
उसके बाद आते हैं मैन 2A पे। सो मैन 2A इज़ बेसिकली अ सिंड्रोम ऑफ PMP। व्हाट डू यू मीन बाय PMP? PMP से मुराद कि वही P से पेटाथायरॉयड हाइपरप्लेजिया एंड P से फियोक्रोमोसाइटोमा। बाकी जो M बचा, M से हमारे पास आता है मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा। मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि इट इज़ अ न्यूप्लाज्म ऑफ पैराफोलिकुलर C cells that secretes calcitonin। सो MEN 2 is basically a syndrome of parathyroid hyperplasia या फिर parathyroid adenoma। Then you have the medullary thyroid cancer and the pheochromocytoma, and it is associated with that gene। You need to remember the genes in MEN syndrome क्योंकि काफ़ी सारे सवालों में पूछे जाते हैं। MEN 1 syndrome is associated with menin gene, that is the MENIN, जो कि हमारे पास मौजूद होती है क्रोमोसोम 11 पे। और MEN 2 is associated with that gene, जो कि हमारे पास एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की जीन है। The last one is the MEN 2B syndrome, that is the combination of MPM basically। MPM से क्या मतलब कि M से मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा, P से फियोक्रोमोसाइटोमा एंड लास्ट M स्टैंड्स फॉर म्यूकोजल न्यूरोमास, मतलब कि ओरल ट्यूमर्स या फिर इंटेस्टाइनल ट्यूमर्स। इट इज़ आल्सो एसोसिएटेड विथ रेट ऑन्कोजीन, लेकिन इसमें हमारे पास M से मार्फानोइड हैबिटस, याद कर लें कि हमारे पास मार्फन सिंड्रोम में ज़्यादा काम पाया जाता है। तो I will just write a summary for you guys। तो हमारे पास MEN 1 सिंड्रोम में आते हैं ट्रिपल पीस, डेट इज़ द पिट्यूटरी एडिनोमा, देन द पेनक्रियाटिक कैंसर एंड देन द पैराथायरॉयड कैंसर। हमारे पास MEN 2A में आते हैं PMP, द P stands for pheochromocytoma, P stands for पैराथायरॉयड कैंसर एंड M stands for medullary thyroid cancer। उसके बाद हमारे पास MEN 2B में we have MPM, so the M stands for again medullary carcinoma, this P stands for pheochromocytoma and this M stands for mucosal tumors and marfanoid habitus। So that was all about the MEN syndrome, that is a multiple endocrine neoplasia। and अब हम पढ़ने वाले हैं some minor tumors of endocrine pathology। So the minor tumors of endocrine pathology include pancreatic islet cell tumors, जिसमें से हमारे पास इंसुलिनोमा आ जाता है, ग्लूकागोनोमा आ जाता है एंड सोमेटोस्टिनोमा आ जाता है। इफ़ यू रिमेंबर कि पेनक्रियाटिक आइलेट सेल्स हमारे पास 3 किस्म के सेल से बने थे, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। तो अल्फा सेल का अगर ट्यूमर हो जाए तो इट विल सीक्रेट ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हमारे पास जो है वो एक ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, जो कि हमारे पास बॉडी में ग्लूकोज की सिक्रेशन को बढ़ाता है। अगर हमारे पास बीटा सेल का ट्यूमर हो जाए देन इट विल कोज इंसुलिनोमा, क्योंकि बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। और अगर डेल्टा सेल्स का ट्यूमर हो जाए तो इट विल कोज सोमेटोस्टेटिनोमा, क्योंकि हमारे पास डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन रिलीज करवाते हैं। तो सबसे पहले इंसुलिनोमा को पढ़ लेते हैं। सो इट इज़ अ ट्यूमर ऑफ पेनक्रियाटिक सेल्स, देयर विल बी ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। और क्योंकि हमारे पास इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज कंजर्विंग हार्मोन है, तो इस कंडीशन में वी विल हैव हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स। हमारे पास जो है इंसुलिनोमा के साथ एक ट्राइएड एसोसिएटेड होता है, जिसको हम विपल्स ट्राइएड बोलते हैं। सो विपल्स ट्राइएड इज बेसिकली अ ट्राइएड ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया and the low blood sugar levels and the resolution of symptoms after normalization of the plasma glucose levels। तो हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया होगा, जब हम टेस्ट करवाएंगे तो हमें ग्लूकोज लेवल लो मिलेंगे, और जब हम एक्सोजीनस ग्लूकोज देंगे तो वापसी ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। सो दिस ट्राइएड इज नॉन एज द विपल्स ट्राइएड एंड इट इज फाउंड इन इंसुलिनोमा। अच्छा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इंसुलिनोमा है या फिर किसी ने एक्सोजीनस इंसुलिन दिया है? सो वी विल अगेन टेस्ट फॉर सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड इज अ हार्मोन, जैसे कि हम फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि सी पेप्टाइड जो है वो इंसुलिन के साथ रिलीज होता है। तो अगर बॉडी में इंसुलिन के साथ सी पेप्टाइड भी बढ़ा हुआ है इट विल शो इंसुलिनोमा। लेकिन अगर खाली इंसुलिन बढ़ा हुआ है, सी पेप्टाइड के लेवल्स नॉर्मल हैं, देन इट सजेस्ट एक्सोजीनस इंसुलिन यूज। उसके बाद आते हैं ग्लूकागोनोमा पे। सो द ग्लूकागोनोमा इज अ ट्यूमर ऑफ पेनक्रियाटिक अल्फा सेल्स डेट विल कॉज ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकागोन। इसके सिम्टम्स को हमने 6 Ds में डिवाइड कर दिया है टू रिमेंबर। तो हमारे पास 6 Ds जो होते हैं, डेट आर द डर्माटाइटिस, डायबिटीज़, DVT, डिक्लाइनिंग वेट, डिप्रेशन एंड डायरिया। सो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट इज द ऑक्टियोट्राइड एंड सर्जिकल रिसेक्शन। देन यू हैव द सोमेटोस्टेटिनोमा, क्योंकि सोमेटोस्टेटिन ऐसा हार्मोन है जो बाकी सारे हार्मोन्स की सिक्रेशन को कम कर देता है। तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन विल कॉज डिक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ द सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, गैस्ट्रिन एंड GIP। सो ये सारे हार्मोन्स की सिक्रेशन को टर्मिनेट कर देगा।
इट मे प्रेजेंट विद डायबिटीज़ एंड ग्लूकोज इंटॉलरेंस। स्टेटोरिया मतलब कि हमारे पास जो है वो बल्कि स्टूल्स होंगे जो कि फैटी स्टूल्स कहलाते हैं। देन वी विल हैव गोल स्टोन्स एंड एक्लोथाइडिया। इसकी ट्रीटमेंट भी सिंपल है, इसकी ट्रीटमेंट इज द सर्जिकल रिसेक्शन एंड वी कैन गिव सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स एज वेल फॉर सिम्टम कंट्रोल। The last tumor is the carcinoid tumor. So the carcinoid is one of the most important tumors और ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। कार्सिनोइड ट्यूमर्स हमारे पास अराइज होते हैं फ्रॉम द न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स मोस्ट कॉमनली इन द इंटेस्टाइन और लंग्स। इंटेस्टाइन में भी अपेंडिक्स इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोइड ट्यूमर्स। सो द न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स सीक्रेट सीरोटोनिन। कार्सिनोइड ट्यूमर्स जो हैं हमारे पास मशहूर हैं फॉर रिलीज ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन जिसको हम सीरोटोनिन भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास दिस 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन जो है वो अंडरगो जाता है हेपाटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जहाँ पे इसकी मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास लिवर मेटास्टेसिस हो जाए कार्सिनोइड सिंड्रोम की तो फिर हमारे पास मेटाबोलाइज नहीं हो पाता एंड दिस 5-HT उसके बाद बॉडी में सर्कुलेट करने लग जाता है जिसको हम कार्सिनोइड सिंड्रोम बोलते हैं। इसके सिम्टम्स हमारे पास सारे सीरोटोनिन एक्सेस वाले होते हैं जैसे कि एपिसोडिक फ्लशिंग, डायरिया, वीजिंग, राइट साइडेड वल्वुलर हार्ट डिजीज जैसे कि ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन या फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड नियासिन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इन द कार्सिनोइड सिंड्रोम। इसका रीज़न ये है कि हमारे पास नियासिन जो है इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सीरोटोनिन। तो अगर सीरोटोनिन बॉडी में बढ़ने लग जाएगा मतलब कि हमारे पास नियासिन ज़्यादा यूटिलाइज होता है जिसकी वजह से हमारे पास नियासिन डेफिशिएंसी हो जाएगी जिसको हम पेलाग्रा भी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी में क्या मिलेगा? हिस्टोलॉजी में हमें प्रोमिनेंट रोजी ट्रैक अपीयरेंस मिलेगी, क्रोमोग्रेनिन ए जो हमारे पास पॉजिटिव होगा और हमारे पास एनेप्टोफाइजन भी पॉजिटिव होगा। Treatment again depends on the surgical resection and symptom control. So the rule of third that you need to remember in carcinoid syndrome is the 1/3 metastasized, 1/3 present with secondary malignancy and 1/3 are multiple. इसके हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज डेट कि हमें यूरिन के सैंपल में क्या मिलेगा। हमें यूरिन के सैंपल में 5 हाइड्रोक्सी इंडो अमीनो एसिड तो 5-HIAA इज़ द मोस्ट डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ कार्सिनोइड सिंड्रोम। अगर हमें यूरिन में मिलता है देन इट शोज कि हमारे पास बॉडी में यूरिन जो सीरोटोनिन है वो एक्सेस में है। व्हाट इज़ 5-HIAA? इट इज़ बेसिकली अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ द tryptophan and serotonin. The last we have Zollinger-Ellison syndrome. So the Zollinger-Ellison syndrome is the gastrin secreting tumor यानी कि गैस्ट्रिनोमा ऑफ ड्यूडिनम और पेनक्रियास। इसमें ये होता है कि एसिड की हाइपर सिक्रेशन होने लग जाती है जिसकी वजह से भी वहाँ पे रिकरेंट और मल्टीपल अल्सर बन जाते हैं द ड्यूडिनम एंड जूजिनम। सो अगर ड्यूडिनम में अल्सर्स बनते हैं तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज भी से एच पाइल होता है। लेकिन अगर हमें लोअर इंटेस्टाइन में अल्सर्स मिलने लग जाएं देन इट सजेस्ट Zollinger-Ellison syndrome. It presents with the abdominal pain such as peptic ulcer disease, डायरिया यानी कि मेल एब्जॉर्प्शन, उसके अलावा पॉजिटिव सिक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट। जो गैस्ट्रिन लेवल्स होंगे वो बड़े हुए होंगे आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्रेटिन व्हिच नॉर्मली इनहिबिट्स गैस्ट्रिन रिलीज। Zollinger-Ellison सिंड्रोम हमारे पास कभी कभी मैन-1 सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएटेड होता है जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। तो आज के लिए इतना ही एंड दिस कवर्स अवर सेक्शन ऑफ एंडोक्राइन पैथोलॉजी। नेक्स्ट सेक्शंस में हम जो है वो एंडोक्राइन की फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू अवर न्यू मॉड्यूल। अगर आपको अब तक कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।